नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद उषा में। और आज मैं आपके लिए रासो साहित्य लेकर आई हूँ। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने रासो साहित्य से। जैन साहित्य में रासो काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही है। ठीक है, और अगर हम प्रसिद्ध रासो काव्य की बात करें जो कि वो अत्यधिक प्राचीन है, ठीक है, तो अगर संस्कृत भाषा के पहले रासो काव्य की बात करें तो वो क्या है? रिपुदारण रास। कौन सा है? रिपुदारण रास। और डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार इसका जो समय है वो क्या है? 905 ईस्वी है। कौन सा समय है इसका? 905 ईस्वी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश भाषा में पहला लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? रासो ग्रंथ कौन सा है? तो वह कौन सा माना जाएगा? उपदेश रसायन। कौन सा है? उपदेश रसायन। और ये किसके द्वारा लिखित है? जिनदत्त सूरी के द्वारा। किसके द्वारा लिखित है? जिनदत्त सूरी के द्वारा। वहीं अगर हम हिंदी के पहले रासो काव्य की बात करें तो वो कौन सा माना जाएगा? भरतेश्वर बाहुबली। ठीक है, कौन सा माना जाएगा? भरतेश्वर बाहुबली। और भरतेश्वर बाहुबली रास जो है उसकी जब रचना की गई थी वो कब की गई थी? 1184 ईस्वी में की गई थी। और ये किसके द्वारा लिखित है? शालीभद्र सूरी के द्वारा। किसके द्वारा लिखित है? शालीभद्र सूरी के द्वारा लिखित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम धर्मेतर रास। अगर हम प्रथम धर्मेतर यानी कि जो हिंदू धर्म से अलग कोई भी रास था या जैन धर्म से अलग जो रास था वो कौन सा था? संदेश रासक। ठीक है, कौन सा था? संदेश रासक था। और ये किसके द्वारा लिखित है? अब्दुल रहमान के द्वारा लिखित है। यह किसके द्वारा लिखित है? अब्दुल रहमान के द्वारा लिखित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्रावकाचार। वहीं अगर हम श्रावकाचार की बात करें तो यह किसने लिखा था? आचार्य देवसेन ने लिखा था। किसने लिखा था? आचार्य देवसेन ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा गया है कि जो श्रावकाचार है वो किसने लिखा है, या फिर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर कर लें। तो देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा माना जाएगा? श्रावकाचार। ठीक है, अगर हम बात करें कि श्रावकाचार में कितने दोहे हैं तो श्रावकाचार में कितने दोहे हैं? श्रावकाचार में कितने दोहे हैं? 250 दोहे हैं। ठीक है, और इसमें किसकी व्याख्या की गई है? श्रावक धर्म की व्याख्या की गई है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। वहीं अगर हम चंदन बाला रास की बात करें, चंदन बाला रास की अगर हम बात करें तो ये कब लिखा गया था? 1200 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1200 ईस्वी में। और किसके द्वारा लिखा गया था? आसगु कवि के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन जरूर कर लें। अब अगर इसकी बात की जाए तो इसमें छंदों का कितने छंद हैं? तो ये इसमें कितने छंद हैं? 35 छंदों का यह एक खंड काव्य है। क्या है? 35 छंदों का खंड काव्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्रमुख रासो काव्य की बात करें, अब बात आती है प्रमुख रासो काव्य। अभी तक हमने जो पढ़े वो थे प्राचीन। ठीक है, तो इसमें अगर सबसे पहले हम बात करें रासो काव्य की तो वो क्या है? खुमान रासो। ठीक है, कौन सा है? खुमान रासो है। और इसकी जो रचना है वो कब की गई थी? 9वीं शती में की गई थी। खुमान रासो की रचना कब की गई थी? 9वीं शती में की गई थी। और किसके द्वारा लिखित है? यह दलपत विजय के द्वारा। किसके द्वारा लिखित है? दलपत विजय के द्वारा। और यह एक प्रबंध काव्य है। क्या है? यह एक प्रबंध काव्य है। अगर हम इसमें छंदों की बात करें, यदि इसमें हम छंदों की बात करें तो इसके अंदर छंद कितने हैं? 5000 छंदों की यह एक प्रसिद्ध रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयपाल रासो। यदि हम विजयपाल रासो की बात करें तो विजयपाल रासो जो है वो किसके द्वारा लिखित है? नल सिंह भाट के द्वारा। इसको किसने लिखा है? नल सिंह भाट ने लिखा है। ठीक है, और यह अगर इसके काव्य का प्रकार देखें तो ये किस प्रकार का है? वीरगति काव्य है। किस प्रकार का है? वीरगति काव्य है। और कौन सी शती में लिखा गया था? 11वीं शती में लिखा गया था। ठीक है, और यह एक प्रशस्ति ग्रंथ भी है। यानी कि प्रशस्ति ग्रंथ क्या होते हैं? जिसमें राजा या महाराजाओं की वीरता का और उनके द्वारा प्राप्त की गई विजयों का वर्णन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसल देव रासो। अब बीसल देव रासो की बात करें तो ये नेट में कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बीसल देव रासो जो है वो किसके द्वारा लिखित है? नलपति नल्ला के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? नलपति नल के द्वारा लिखित है। और किस प्रकार का काव्य गीत है ये? वीर गति। ठीक है, इसमें भी अगर हम काव्य की बात करें तो क्या है ये? वीर गति है। और इसका जो रचना काल है, इसका रचना काल क्या है? 12वीं शती है। क्या है? 12वीं शती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह एक गेय काव्य है, यानी कि गाया जाने वाला है। ठीक है, अब कई बार जो है प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रथम रासो काव्य है जिसमें 12 मासा का वर्णन है। ठीक है, एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया है कि 12 मासा का वर्णन किस रासो काव्य में सर्वप्रथम किया गया था। तो ये क्या कौन सा है? बीसल देव रासो। वहीं अगर हम इसके नायक की बात करें तो इसके जो नायक थे वो कौन थे? अजमेर के राजा बीसल देव। ठीक है, कौन थे? अजमेर के राजा बीसल देव। वहीं अगर हम नायिका की बात करें तो नायिका कौन थी? राजमती। ठीक है, नायिका कौन थी? राजमती थी। राजा जो है रानी के मजाक करने से रूठ करके उड़ीसा चले गए थे और 12 साल बाद वापस आए थे। तो उनके विरह की, प्रेम की, ठीक है, इन सब की जो है इसके अंदर व्याख्या की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक विरह परक संदेश काव्य है, यानी कि जो नायिका है वो अपने पति से बिछड़ने के बाद विरह की अग्नि में जलती है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के चीज़ों को अपना संदेश वाहक बनाकर वहाँ तक संदेश भेजती है। कभी नायिका जो है पक्षियों से बात करती है, कभी पेड़ों से बात करती है। तो इस प्रकार से इसमें सजीव चित्रण भी किया गया है। वहीं अगर हम इसके खंडों की बात करें तो इसके खंड कितने थे? 4 खंड थे। ठीक है, ये कितने खंडों में लिखित है? 4 खंडों में लिखित है। वहीं अगर हम इसके छंदों की बात करें तो इसमें 125 छंद हैं। ठीक है, यह 125 छंदों की रचना है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। अब बात करते हैं कि आचार्य शुक्ल ने इसकी भाषा को कैसा माना है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने इसकी भाषा को, बीसल देव की भाषा को क्या माना है? राजस्थानी माना है। ठीक है, क्या माना है? राजस्थानी माना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो, इससे इम्पोर्टेंट तो हमेशा ही एग्जाम में आता ही आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके सभी तथ्य आपको याद होने चाहिए। चलिए अगर हम इसके लेखक की बात करें कि ये किसने लिखा था, तो किसने लिखा था जी? चंद्रबरदाई ने लिखा था। चंद्रबरदाई ने इसका जो प्रथम भाग था वो लिखा था, लेकिन अगर हम इसके उत्तरार्ध की बात करें, उत्तर भाग की बात करें, तो वो चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने लिखा था। ठीक है, किसने पूरा किया था इसको? जलहण ने पूरा किया था। याद रख लीजिएगा कि जो प्रथम भाग है वो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने लिखा था। लेकिन जो इसका उत्तर भाग है, ठीक है, वो किसने लिखा था? जलहण ने लिखा था। यानी कि अगर ये कहा जाए कि पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था, तो पूरा अगर ये पूछा जाए कि पूरा किसने किया था तो क्या कहा जाएगा? जलहण ने किया था। ठीक है, किसने किया था? जलहण ने किया था। और यदि लिखित की बात की जाए, ठीक है, अगर लिखित की बात की जाए तो किसने लिखा था इसको? चंद्रबरदाई ने लिखा था। यह एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, अगर हम इसकी काव्य शैली की बात करें तो क्या है? यह एक प्रबंध काव्य है और पिंगल शैली में लिखा गया है, यानी कि जो इसकी भाषा है वो कौन सी है? राजस्थानी प्लस और कौन सी है इसके अंदर? ठीक है, इसकी भाषा है पिंगल भाषा, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए वहीं अगर हम इसके नायक की बात करें तो नायक कौन है? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, कौन है? पृथ्वीराज चौहान है। अगर नायिका की बात की जाए तो नायिका कौन है? संयोगिता है। ठीक है, नायिका कौन है? संयोगिता है और नायक कौन है? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, चलिए अब इसमें सर्ग यानी कि समय की अगर बात करी जाए तो वो 69 है और इसमें 68 यानी कि 68 प्रकार के छंदों का वर्णन किया गया है। ठीक है, उपयोग किया गया है। और वहीं अगर हम समय की बात करें तो कितने हैं इसमें? 69। ठीक है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि
छंदों के बारे में पूछा जा रहा है या सर्गों के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं, तो कितने हैं, 69 हैं। और कई बार पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के छंद हैं, तो वो कितने हैं, 68 हैं। कई बार इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, इसीलिए बहुत ध्यान से इनको पढ़िएगा। ठीक है, अब अगर हम पृथ्वीराज रासों की बात करें तो इसकी प्रामाणिकता को लेकर के बहुत ज़्यादा संदेह रहा है, विवाद रहा है। कुछ कवि ऐसे हैं, कुछ लेखक ऐसे हैं, कुछ आलोचक ऐसे हैं जो इसको प्रामाणिक मानते हैं और कुछ अप्रामाणिक मानते हैं। जहाँ इसको कुछ लोगों ने प्रामाणिक और अप्रामाणिक माना है, वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जिसने इसको आधा प्रामाणिक माना है और आधा अप्रामाणिक माना है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि किसने इनको अप्रामाणिक माना है और किसने इसको प्रामाणिक माना है, या फिर कौन सा ऐसा वर्ग है जिसने इसे अर्ध प्रामाणिक भी माना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम काव्य माना है। इम्पॉर्टेंट है, आचार्य शुक्ल ने किसे हिंदी का प्रथम काव्य माना है, तो याद रख लीजिएगा पृथ्वीराज रासों को। ठीक है, अब जैसा कि अभी बताया गया कि कुछ लेखक और आलोचक ऐसे हैं जिसने इसे प्रामाणिक माना है, कुछ ने अप्रामाणिक माना है और कुछ ने अर्ध प्रामाणिक माना है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि किसने प्रामाणिक माना है और किसने अप्रामाणिक माना है। अगर हम बात करें कि कौन सा समूह ऐसा है जिसने पृथ्वीराज रासों को प्रामाणिक माना है, तो वो कौन कौन आ जाएंगे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इम्पॉर्टेंट है, मोहनलाल विष्णु पांड्या, मिश्र बंधु और कर्नल टॉड। ठीक है, कौन, कर्नल टॉड। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला प्रश्न है और कई बार पूछा ही जाता है इसमें से तो कि किसने प्रामाणिक माना है और किसने अप्रामाणिक माना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अप्रामाणिक मानने वाले, जिसने ऐसा एक समूह जिसने बिल्कुल ही इसको अप्रामाणिक माना है, वो कौन कौन है। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह एक पूरा जाली ग्रंथ है। ठीक है, इसमें वास्तविकता नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको ये अप्रामाणिक मानते हैं। कविराज श्यामलदास, डॉक्टर बूलर, ठीक है, और मुंशी देवी प्रसाद, इन्होंने भी क्या माना है, इसको अप्रामाणिक माना है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के बारे में कई बार प्रश्न आता है, तो इनकी लाइन बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा कि इन्होंने पृथ्वीराज रासों को कौन सा ग्रंथ माना है, अप्रामाणिक ग्रंथ माना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक समूह ऐसा है जिसने क्या माना है, इसको अर्ध प्रामाणिक माना है। ठीक है, तो देख लेते हैं अर्ध प्रामाणिक मानने वाले कौन कौन हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, और डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और मुनि जिन विजय, इन 3 लोगों ने इसको क्या माना है, अप्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक माना है, मतलब आधा प्रामाणिक और आधा अप्रामाणिक माना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ। अब आता है जी परमाल रासो। ठीक है, अब हम बात करते हैं परमाल रासो की। तो परमाल रासो जो है वो किसके द्वारा लिखित है, जागनिक के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है, जागनिक के द्वारा। ठीक है, यह इसका अगर काव्य रूप की बात करें तो काव्य रूप क्या है इसका, वीरगति काव्य है। ये क्या काव्य है, वीरगति काव्य है। और 13वीं शती में जो है ये लिखा गया था। कौन सी शती में लिखा गया था, 13वीं शती में लिखा गया था। अगर वहीं हम इसके नायक की बात करें तो इसके नायक जो है 2 योद्धा थे। ठीक है, कौन कौन से, आल्हा और उदल। ठीक है, कौन थे, आल्हा और उदल। तो उनकी वीरता का ही वर्णन है इसमें। ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यह आलाखंड के नाम से इसको गाया जाता है। कब गाया जाता है, वर्षा ऋतु में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। इसका जो प्रकाशन था वो आलाह खंड के नाम से जो है किसने करवाया था, चार्ल्स इलियट ने कराया था। ठीक है, किसने करवाया था इसका प्रकाशन, चार्ल्स इलियट ने कराया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी। अब एक जो तथ्य है इसको आप याद कर लें, ये जितनी भी परिभाषाएं हैं ये किसके बारे में है, पृथ्वीराज रासों के बारे में। ठीक है, ये पृथ्वीराज रासों की परिभाषाएं हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा पृथ्वीराज रासों के ग्रंथ के साथ ही इसको भी। ठीक है,
एक बार देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं ने, ठीक है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि किसको माना है? चंद्रबरदाई को माना है। किसको माना है जी? चंद्रबरदाई को भाई। और पृथ्वीराज रासो जो है वो किसके द्वारा लिखित है जी? चंद्रबरदाई के द्वारा ही लिखित है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है। मिश्र बंधुओं ने वास्तविक महाकवि किसको माना है? चंद्रबरदाई को ही माना है। अब आचार्य शुक्ल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। यहाँ पर ये से मतलब क्या है? चंद्रबरदाई। ठीक है, कौन है? चंद्रबरदाई को। ठीक है, तो चंद्रबरदाई जो है वो हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो हम यहाँ पर प्रश्न हमारा ये भी बनता है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को ही माना है। और आचार्य शुक्ल ने इसे क्या कहा है? पृथ्वीराज रासो को पूरा का पूरा जाली ग्रंथ माना है। क्या माना है? जाली ग्रंथ माना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वहीं अगर हम बच्चन सिंह के बारे में बात करें तो बच्चन सिंह ने क्या कहा है इसके बारे में? यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। कैसा काव्य है? राजनीतिक महाकाव्य है और महाकाव्यात्मक त्रासदी भी है। राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? तो किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो उन्होंने जो इसकी संवाद शैली है, ठीक है, जो इसकी रचना की जो संवाद शैली है उसको कैसा माना है? शुक शुकी संवाद में इसको माना है। कैसा माना है? शुक और शुकी संवाद में इसको माना है। ठीक है, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको यह नोट्स पसंद आए हों तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल रासो काव्य से ही प्रसिद्ध और जैन काव्य से प्रसिद्ध MCQs की वीडियो आएगी। ठीक है, सभी प्रश्न जो है उसमें भी इम्पॉर्टेंट होंगे। अपने कीमती कमेंट ज़रूर दें, उसका मुझे इंतज़ार रहता है। थैंक यू।